नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंग्लिश लिटरेचर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्वागत है। आज हम वॉल्टर विटमैन, जो कि 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अमेरिकी पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इनसे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की संभावना रखती हैं, एकत्रित करी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यही वीडियो हमने अंग्रेजी में भी बनाई है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वॉल्ट विटमैन 19वीं शताब्दी के एक अमेरिकी पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। उनका जन्म वेस्ट हिल्स टाउन ऑफ हंटिंगटन, लॉन्ग आइलैंड में 31 मई 1819 को हुआ था। उनके पिताजी वॉल्टर विटमैन सीनियर अंग्रेजी वंश के थे। वह एक किसान और बढ़ई थे। उनकी माताजी लुइसा वैन वेल्सर विटमैन डच मूल की थी। अपनी मां की मृत्यु को उन्होंने अपने जीवन का द ग्रेट क्लाउड कहा। वॉल्टर विटमैन 9 बच्चों में से दूसरे थे। वॉल्टर विटमैन सीनियर ने अपने 7 में से 3 बेटों का नाम अमेरिकी नेताओं जॉर्ज वॉशिंगटन, एंड्रयू जैक्सन और थॉमस जेफरसन के नाम पर रखा। वॉल्ट विटमैन का नाम उनके पिताजी के नाम पर रखा गया था और इसी कारण उनके और उनके पिताजी के नाम में अंतर करने के लिए उनका निकनेम वॉल्ट रखा गया था। वॉल्टर विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, जबकि वे फ्री वर्स के आविष्कारक नहीं थे। रियलिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म दोनों को उन्होंने अपने लेखन में शामिल किया। वॉल्ट विटमैन एक ह्यूमनिस्ट भी थे। वॉल्ट विटमैन सभी धर्मों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते थे। 1823 में जब वॉल्ट विटमैन सिर्फ 4 वर्ष के थे, खराब आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनका परिवार वेस्ट हिल से ब्रुकलिन चला गया। अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण विटमैन अपना बचपन आमतौर पर बेचैन और दुखी रहने के रूप में याद करते हैं। 1825 से 1830 तक ब्रुकलिन में पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। 1830 में विटमैन ने घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते 11 साल की उम्र में औपचारिक स्कूली शिक्षा छोड़ दी। 1830 में उन्होंने 12 साल की उम्र में प्रिंटर ट्रेड को सीखना शुरू किया और इसी समय पढ़ने के लिए एक गहरा लगाव विकसित किया। विटमैन ने बाद में एक पत्रकार, शिक्षक और सरकारी क्लर्क के रूप में काम किया। उन्होंने 2 वकीलों के लिए एक ऑफिस बॉय के रूप में काम किया। उन्होंने सैमुअल ई क्लेमेंट्स द्वारा संपादित साप्ताहिक लॉन्ग आइलैंड न्यूज़पेपर द पैट्रियट के लिए एक अप्रेंटिस और प्रिंटर्स डेविल के रूप में भी काम किया। पैट्रियट में काम करते हुए विटमैन ने अपने दम पर अध्ययन करना जारी रखा। वे छोटी उम्र में ही बाइबल, होमर, डांटे, शेक्सपियर के कार्यों से परिचित हो गए थे। ब्रुकलिन में इरास्टस वर्थिंगटन और फिर लॉन्ग आइलैंड स्टार में काम करने के लिए उन्होंने अंततः पैट्रियट अखबार छोड़ दिया। वॉल्ट विटमैन की अमेरिकी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के प्रति गहरा आदर था। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविताएं ओ कैप्टन माय कैप्टन, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड लिखी। 1836 में 17 वर्ष की आयु में वॉल्ट विटमैन ने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसे उन्होंने 1841 तक जारी रखा और इसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की ओर फुल टाइम करियर के रूप में रुख किया। 1838 में वॉल्ट विटमैन ने 19 साल की उम्र में लॉन्ग आइलैंडर वीकली साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की। इस अखबार में उन्होंने रिपोर्टर, संपादक, प्रिंटर और डिलीवरी बॉय के रूप में कार्य किया। 1840 के दशक की शुरुआत में उन्होंने पेशेवर पत्रकारिता में प्रवेश किया। 3 अलग अलग समाचार पत्रों में सनडाउन पेपर्स फ्रॉम द डेस्क ऑफ अ स्कूल मास्टर शीर्षक से 10 संपादकीय की एक श्रृंखला प्रकाशित की। 1841 में वह न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने पार्क बेंजामिन सीनियर और रूफस विलमॉट ग्रिसवॉल्ड जैसे लोगों के लिए काम किया। 1841 में विटमैन ने पत्रकारिता को फुल टाइम करियर के रूप में अपनाया।
1842 में उन्हें न्यूयॉर्क ऑरोरा का संपादक यानी एडिटर नियुक्त किया गया। 1842 में उन्होंने अपना पहला वर्क फ्रैंकलिन इवांस और द इनएब्रिएट अ टेम्परेंस नॉवल प्रकाशित किया। 1846 में वे ब्रुकलिन डेली ईगल के संपादक यानी एडिटर बने। 1846 में उन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल में अपने दूसरे वर्क एरो टिप को बेनाम प्रकाशित करना शुरू किया। बाद में इसी किताब का एक नए शीर्षक द हाफ ब्रीड अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर के साथ प्रकाशित किया गया। 1848 में विटमैन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्री सॉइल विंग के समर्थन के कारण ब्रुकलिन डेली ईगल छोड़ दिया। 1848 में उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़ दिया और न्यू ऑरलिन्स चले गए और न्यू ऑरलिन्स क्रीसेंट के संपादक यानी एडिटर बन गए। 1848 में फ्री सॉइल समाचार पत्र द ब्रुकलिन फ्रीमैन की सह स्थापना की। 1852 में विटमैन ने न्यूयॉर्क के एक अखबार में लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल एन ऑटोबायोग्राफी नामक एक रहस्य उपन्यास यानी नॉवल को क्रमबद्ध यानी सीरियलाइज किया। यह रहस्य उपन्यास 165 से अधिक वर्षों के लिए खो गया था। इसे 2017 में विटमैन के इतिहासकार जैक टर्पिन द्वारा फिर से खोजा गया था, जो एक ऑनलाइन समाचार पत्र में विटमैन से संबंधित जानकारी की खोज कर रहे थे। इसी खोज के दौरान जैक टर्पिन को इस नॉवल यानी लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल एन ऑटोबायोग्राफी के परिचित वाक्यांश यानी फ्रेजेस मिले। 1855 में विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास का अपना पहला एडिशन और पहला पोएट्री कलेक्शन अपने पैसों से प्रकाशित किया। कई कविताओं में सेक्सुअल कंटेंट होने के कारण लीव्स ऑफ ग्रास को उस समय काफी निंदा का सामना करना पड़ा। कई आलोचकों ने पुस्तक को अपवित्र और अश्लील कहा। ब्रूक एंड बरोस ने लीव्स ऑफ ग्रास को बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा। 1855 में पहली बार प्रकाशित लीव्स ऑफ ग्रास अमेरिकी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। लीव्स ऑफ ग्रास को इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क में अत्यधिक सराहा गया और विटमैन को अंततः अमेरिका के नेशनल पोएट और ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में पहचान मिली। इंटीरियर सेक्रेटरी जेम्स हार्लिंग के द्वारा लीव्स ऑफ ग्रास को पढ़े और आपत्तिजनक पाए जाने के कारण वॉल्ट विटमैन को डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर से निकाल दिया गया था। लीव्स ऑफ ग्रास के पहले एडिशन में एक प्रस्तावना एवं केवल 12 कविताएं बिना शीर्षक के थी। पहली एडिशन की कविताएं जिन्हें बाद के अंकों में शीर्षक दिया गया, उनमें शामिल कविताएं हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, A Song for Occupations, To Think of Time, The Sleepers, I Sing the Body Electric, Faces, Song of the Answerer, Europe the 72nd and 73rd years of these states, A Boston Ballad, There Was a Child Went Forth, Who Learns My Lesson Complete, and Great Other Myths. 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास का पहला संस्करण सैमुअल हाउलर द्वारा बनाए गए वॉल्ट विटमैन के चित्र के साथ प्रकाशित हुआ। यह एडिशन बिना किसी प्रकाशक और बिना लेखक के नाम के प्रकाशित हुआ। विटमैन ने इस पोएट्री कलेक्शन की एक कॉपी राल्फ वॉल्डो एमर्सन को भेजी, जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास की प्रशंसा की। वॉल्टर विटमैन के लिखे एक पत्र में एमर्सन ने इस कार्य को द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम कहा। 1856 में विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास का दूसरा एडिशन जारी किया, जिसमें 32 कविताएं थीं। उन्होंने इस एडिशन में अपनी 20 नई कविताएं जोड़ी। लीव्स ऑफ ग्रास के दूसरे एडिशन में विटमैन ने राल्फ वॉल्डो एमर्सन के पत्र को उनकी अनुमति के बिना शामिल किया, जिसने एमर्सन को नाराज कर दिया। विटमैन ने 1856 में आए दूसरे एडिशन का शीर्षक पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन एन अमेरिकन रखा, जिसे 1860 में आए तीसरे एडिशन में छोटा करके वॉल्ट विटमैन कर दिया गया था। लीव्स ऑफ ग्रास के दूसरे एडिशन में कुछ प्रसिद्ध कविताएं शामिल हैं, जैसे सनडाउन पोएम which is well known as Crossing Brooklyn Ferry, Salut au Monde, A Woman Waits for Me, Spontaneous Me.
आर्थिक तंगी के कारण विटमन मई 1857 में संपादक यानी एडिटर के रूप में ब्रुकलिन डेली टाइम्स में शामिल हो गए, जहां वे 1859 तक बने रहे। 1858 में मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग उन्होंने मोजे वेल्सर पेन नेम या सूडोनम से प्रकाशित किया। 1860 में लीव्स ऑफ ग्रास का तीसरा एडिशन बॉस्टन के एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया। विटमन ने इस एडिशन को अपनी न्यू बाइबल कहा। इसमें पहली की कविताओं के साथ साथ 146 नई कविताएं भी शामिल थीं। 1862 में अमेरिकी गृह युद्ध यानी अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान वे वॉशिंगटन डीसी गए और अस्पतालों में घायल सैनिकों की देखभाल की और 1873 तक वहीं रहे। 1865 मई में ड्रम टैप्स प्रकाशित हुई। यह युद्ध कविताओं यानी वॉर पोएम्स का कलेक्शन है। इस कलेक्शन में मूल रूप से 53 कविताएं थीं। 1865 में सीक्वल टू ड्रम टैप्स प्रकाशित हुआ, जिसका उपशीर्षक यानी सब टाइटल व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड एंड अदर पोएम्स था। इस कलेक्शन में 18 कविताएं हैं जो इस प्रकार है। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, रेस ऑफ वेटरन्स, ओ कैप्टन माई कैप्टन, स्पिरिट हुज वर्क इज डन, chanting the square deific, I heard you solemn sweet pipes of the organ. Not my enemies ever invade me, O life, ah poverties, wincings and sulky retreats, as I lay with my head in your lap, camarado, this day, O soul, in clouds descending in midnight sleep, an army on the march. Church for two veterans, how solemn as one by on, lo, victorious on the peaks, reconciliation to the leavened soil they trod. जनवरी 1865 में वॉल्ट विटमन ने ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स में एक क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन जब आंतरिक सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर ने पाया कि वह लीव्स ऑफ ग्रास, जिसे उन्होंने एक तुच्छ कार्य समझा था, के लेखक हैं, तो विटमन को नौकरी से निकाल दिया गया। 1866 में इस फायरिंग यानी नौकरी से निकाले जाने की प्रतिक्रिया में द गुड ग्रे पोएट प्रकाशित हुआ। 1862 में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर विटमन ने प्रसिद्ध शोक गीत व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड और ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखा। 1879 में विटमन ने न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन पर पहला लेक्चर दिया। अप्रैल 1890 में फिलाडेल्फिया में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन पर उनका अंतिम लेक्चर था। 1867 में लीव्स ऑफ ग्रास का चौथा एडिशन प्रकाशित हुआ। 1865 में ड्रम टैप्स और सीक्वल टू ड्रम टैप्स 1867 के चौथे एडिशन में शामिल किए गए थे। 1871 में लीव्स ऑफ ग्रास का पांचवा संस्करण यानी एडिशन आया। 1871 में डेमोक्रेटिक विस्तास अप्रोस पैम्फलेट। 1871 में पैसेज टू इंडिया आया, जिसमें विटमन ने स्विस कैनाल और वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक का रेफरेंस दिया है। 1871 में आफ्टर ऑल नॉट टू क्रिएट ओनली प्रकाशित हुई एवं इसी साल 1871 में एज अ स्ट्रॉन्ग बर्ड ऑन पिनियंस फ्री प्रकाशित हुई। 1874 में प्रेयर ऑफ कोलंबस आया। 1876 में लीव्स ऑफ ग्रास का छठा एडिशन प्रकाशित हुआ और 1876 में मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर प्रकाशित हुई। 1873 में विटमन को स्ट्रोक आया, जिस कारण उन्हें आंशिक रूप से लकवा हो गया और उसी कारण उन्हें कैमडेन, न्यू जर्सी में अपने भाई के घर में स्थानांतरित यानी शिफ्ट होना पड़ा। 1881 में लीव्स ऑफ ग्रास का सातवां एडिशन प्रकाशित हुआ। इस दौरान उनकी कविताएं सोल, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी पर केंद्रित थी। 1881 में जेम्स आर ओसगुड ने
293 कविताओं के फाइनल अरेंजमेंट्स के साथ लीव्स ऑफ ग्रास प्रकाशित किया, लेकिन 1882 में बॉस्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की शिकायतों के कारण पुस्तक को वापस ले लिया गया। 1882 में बॉस्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ओलिवर स्टीवंस ने विटमन की पुस्तक के एक संस्करण यानी एडिशन पर प्रतिबंध लगा दिया, जो बाइबल की तरह दिखने के लिए मुद्रित किया गया था। स्टीवंस का मानना था कि इस किताब का कंटेंट अश्लील साहित्य यानी ऑब्सीन लिटरेचर के खिलाफ कानूनों का उल्लंघन करती है। 1882 में स्पेसिमेन डेज प्रकाशित किया गया था। स्पेसिमेन डेज एंड कलेक्ट विटमन के संस्मरण में लॉन्ग आइलैंड की कई यादें हैं। 1888 में नवंबर बाउस प्रकाशित हुई। 1889 में उनके 70वें जन्मदिन पर लीव्स ऑफ ग्रास का पॉकेट साइज एडिशन प्रकाशित हुआ। 1892 में लीव्स ऑफ ग्रास का अंतिम एडिशन, जिसे डेथ बेड एडिशन के रूप में जाना जाता है, प्रकाशित हुआ। डेथ बेड एडिशन में विटमन ने अपनी 2 कविताओं में राष्ट्रपति लिंकन को याद किया। When lilacs last in the dooryard bloomed, ओ कैप्टन माय कैप्टन। बाद के संस्करणों में लीव्स ऑफ ग्रास 14 सेक्शंस तक बढ़ी, जो इस प्रकार है: इंस्क्रिप्शंस, चिल्ड्रन ऑफ एडम, कैलमस, बर्ड्स ऑफ पैसेज, सी ड्रिफ्ट, बाय द रोड साइड, ड्रम टैप्स, मेमोरीज ऑफ प्रेसिडेंट लिंकन, ऑटम रेवलेट्स, whispers of heavenly death, from noon to starry night, songs of parting, first annex sands at 70, second annex goodbye my fancy। विटमन का 72 वर्ष की आयु में 26 मार्च 1892 को निधन हो गया। वॉल्ट विटमन ने खुद को अमेरिकन बार्ड एट लास्ट कहा। मैरी विटॉल स्मिथ कॉस्टेलो ने विटमन के बारे में कहा, आप वास्तव में अमेरिका को बिना वॉल्ट विटमन के और बिना लीव्स ऑफ ग्रास के नहीं समझ सकते। एज़रा पाउंड ने विटमन को अमेरिका का कवि, वह अमेरिका है, कहा है। विटमन ने पाठकों को पहले निषेधित विषयों सेक्सुअलिटी, ह्यूमन बॉडी और शरीर के फंक्शन से परिचित कराया और डेब्रिस, स्ट्रॉ एंड लीव्स जैसे असामान्य विषयों को अपने काम में शामिल किया। विटमन को आमतौर पर समलैंगिक या उभयलिंगी यानी होमोसेक्सुअल या बायसेक्सुअल माना जाता है। उनकी जीवनी से संबंधित मिली जानकारी के अनुसार वह दशकों से पीटर डॉयल नाम के एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे। जब विटमन 21 साल के थे, उन पर 1940 में लोकस्ट ग्रोव स्कूल में अपने छात्रों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने का आरोप लगा था। वॉल्ट विटमन 1870 और 1880 के दशक में पूरी तरह से नग्न रहते हुए दोस्तों से मिलने के लिए जाने जाते थे। वॉल्ट विटमन ने नग्नता को मुक्ति के रूप में वर्णित किया। प्रकृति नग्न थी और मैं भी, यानी नेचर वॉज नेकेड एंड आई वॉज एज वेल। ब्रैम स्टोकर ड्रैकुला के लेखक और इंग्लैंड के पोएट लॉरियट विटमन के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने खुद को वॉल्ट विटमनाइट्स कहा। विटमन को बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रोफेट ऑफ डेमोक्रेसी, द गुड ग्रे पोएट, फादर ऑफ फ्री वर्स, होमस्पन फिलोसोफर, representative poet of America, pride of America, nation's greatest poet, universal poet, the seer of cosmic consciousness, poet of body as well as poet of soul भी कहा जाता है। वॉल्ट विटमन को 2009 में न्यू जर्सी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और 2013 में लेगेसी वॉक इन शिकागो में भी शामिल किया गया था। लीव्स ऑफ ग्रास की 150वीं वर्षगांठ पर हारोल्ड ब्लूम ने लिखा, यदि आप अमेरिकी हैं तो वॉल्ट विटमन आपके कल्पनाशील पिता और माता हैं। भले ही मेरी तरह आपने कभी कविता की एक पंक्ति की रचना नहीं की हो, आप संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्मनिरपेक्ष धर्म ग्रंथ के उम्मीदवारों के रूप में उचित संख्या में साहित्यिक कार्यों को नामांकित कर सकते हैं।
उनमें मेलविल की मॉबी डिक, ट्वेन की एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन और इमर्सन की एसेज एंड द कंडक्ट ऑफ लाइफ की 2 श्रृंखलाएं शामिल हो सकती हैं। उनमें से कोई भी उतना केंद्रीय नहीं है, यहाँ तक कि इमर्सन का भी नहीं, जितना कि लीव्स ऑफ ग्रास का पहला एडिशन। चलिए एक बार फिर वॉल्टर विटमैन के महत्वपूर्ण कार्यों पर नजर डालते हैं। 1842 में आया फ्रैंकलिन इवांस और द इनएब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स। 1846 में आया द हाफ ब्रीड अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर। लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक इंगल को सीरियलाइज किया था 1852 में। और 1855 से लेके 1892 तक आया लीव्स ऑफ ग्रास। मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग आया 1858 में। ड्रम टैप्स आया 1865 में। डेमोक्रेटिक विस्तास आया 1871 में। मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर 1876। स्पेसिमेन डेज 1882। The wound dresser, letters written to his mother from the hospitals in Washington during the Civil War, edited by Richard M. Buck, 1898. Walt Whitman speaks his final thoughts on life, writing, spirituality, and the promise of America, as told to Horace Trabuel, edited by Brenda Wineapple, 2019. उनके कुछ मशहूर कोट्स इस प्रकार हैं। Not I nor anyone else can travel that road for you. You must travel it by yourself. It is not far, it is within reach. Perhaps you have been on it since you were born and did not know. Perhaps it is everywhere on water and land. Leaves of Grass से लिया गया है। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you. Song of myself से लिया गया है। I say these are not the parts and poems of the body only, but of the soul. I say now these are the soul. ये I sing the body electric से लिया गया है। तो ये थी वॉल्ट व्हिटमैन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हम आपके लिए ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।